नमस्कार, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। माय डियर फ्रेंड्स, आप टीजीटी का परीक्षा देने जा रहे हैं या पीजीटी का परीक्षा देने जा रहे हैं या यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, तो आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने MCQ तैयार किया है। और आप मुझसे बार बार पूछते हो कि मैडम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका आंसर नहीं मिलता है, तो चलिए आज के जो मैं प्रश्न पूछूंगी उसका आंसर भी मैं लास्ट में बता दूंगी। तो आप ध्यान से इन प्रश्नों को पूछें। टीजीटी वाले जो परीक्षा देने जा रहे हैं, पीजीटी की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैंने ये प्रश्न तैयार किए हैं। तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से सुनो और फिर उसका आंसर पहले तो आप ढूंढिए, नहीं मिलता है तो अंतिम में मैं इसका आंसर भी दे देती हूँ। तो आप ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन को। पहला है, पत्तों से कौन से रेशे प्राप्त किए जाते हैं? पत्तों से कौन से रेशे प्राप्त किए जाते हैं? पहला पीना, दूसरा शीशल, तीसरा रेमी, चौथा केवल 1 और 2, मतलब पीना और शीशल। प्रश्न समझ में आ गया मैंने क्या पूछा? पत्तों से कौन से रेशे प्राप्त किए जाते हैं? पहला पीना, दूसरा शीशल, तीसरा रेमी, चौथा केवल 1 और 2। दूसरा प्रश्न नंबर 2, ऊन के रेशे होते हैं, ऑप्शन सुनिए, ताप के कुचालक, ताप के सुचालक, उपरोक्त दोनों ही या इनमें से कोई नहीं। ऊन के रेशे होते हैं ताप के कुचालक, ताप के सुचालक, दूसरा नंबर, तीसरा उपरोक्त दोनों ही और चौथा इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है? जवाब आपको देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, हेम्प का रेशा प्राप्त किया जाता है? पहला कैनेबिस सटाइवा से, दूसरा नेटल से, तीसरा पाइनएप्पल से, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा आंसर करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन है ना। पहला मानवकृत रेशा है, पहला मानवकृत रेशा है नायलॉन, दूसरा है रेयॉन, तीसरा है पॉलिस्टर, चौथा है डेक्रॉन। सबसे पहले मानवकृत रेशा कौन सा है, इसका नाम लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5, लिनन के रेशों को जलाने पर राख का रंग होता है। लिनन के रेशों को जलाने पर राख का रंग होता है, तो राख का रंग कैसा होता है ये आपको बताना है। पहला धूसर, दूसरा भूरापन लिए, तीसरा पीलापन लिए नारंगी और चौथा काली और कुरकुरी। प्रश्न फिर से सुनो, लिनन के रेशों को जलाने पर राख का रंग होता है। पहला धूसर, दूसरा भूरापन, तीसरा पीलापन लिए नारंगी, चौथा काली और कुरकुरी। आंसर कौन सा है? जवाब देना है आपको। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6, रेशम के रेशों को जलाने पर इससे पीले रंग की लौ निकलती है और इसकी राख होती है। राख कैसी होती है ये चुनना है आपको ऑप्शन। फिर से मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, रेशम के रेशों को जलाने पर इससे पीले रंग की लौ निकलती है तथा इसकी राख होती है। पहला काली, गोलाकार, दानेदार और कुरकुरी। पहला ऑप्शन में आता है काली, गोलाकार, दानेदार एवं कुरकुरी। दूसरा होता है भूरापन लिए हुए काली। तीसरा ऑप्शन है धूसर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर है आपको जवाब देना है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ 7वां, प्रश्न नंबर 7वां, सूती वस्त्रों पर स्याही का दाग, स्याही दाग से हम परीक्षण करते हैं। अगर सूती वस्त्रों पर स्याही का दाग द्वारा परीक्षण करेंगे तो कैसा होगा, इस संदर्भ में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसका उत्तर आपको देना है। पहला, सूती वस्त्रों पर स्याही का दाग में पहला ऑप्शन मध्य में गहरा होता है और बाहर की तरफ हल्का होता है। दूसरा,
स्याही की बूंदें सभी जगहों पर समान होती हैं। तीसरा, उपरोक्त दोनों ही। चौथा, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर होगा आपको बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 8वां, सबसे हल्का रेशा होता है। कई बच्चे हमसे कमेंट करके पूछे थे कि मैडम विशिष्ट गुरुत्व के बारे में समझा दीजिएगा, तो आज उसी से संबंधित मैं प्रश्न पूछ रही हूँ। सबसे हल्का रेशा होता है जो पानी पर तैर जाता है। कौन सा रेशा है जो पानी पर तैर जाता है, उसके बारे में आपको बताना है। पहला है रेयॉन, दूसरा है नायलॉन, तीसरा है ओल्फिन और चौथा है लिनन। कौन सा ऑप्शन सही है? यू हैव टू गिव द आंसर। प्रश्न नंबर 9वां, माइक्रोस्कोप से देखने पर रेशम का रेशा दिखाई देता है। माइक्रोस्कोपिक टेस्ट से भी प्रश्न आपके आते हैं, तो उनसे कुछ प्रश्नों को मैंने बनाए हैं, तो आप देखिए। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर रेशम का रेशा दिखाई देता है। पहला, सीधा, चिकना, चमकदार एवं पारदर्शी छड़ के समान। दूसरा ऑप्शन है खुरदरा, टेढ़ा मेढ़ा परंतु चमकदार। तीसरा होता है गोलाकार, चिकना एवं शीशे की छड़ की तरह चमकदार। और चौथा है सीधा, चिकना एवं गोल। कौन सा आंसर करेक्ट है? यू हैव टू चूज योर आंसर्स। फिर से सुनिए प्रश्न। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर रेशम का रेशा दिखाई देता है। पहला ऑप्शन सीधा, चिकना, चमकदार एवं पारदर्शी छड़ के समान। दूसरा ऑप्शन सुनिए, खुरदरा, टेढ़ा मेढ़ा परंतु चमकदार। तीसरा ऑप्शन गोलाकार, चिकना एवं शीशे की छड़ की तरह चमकदार। और चौथा सीधा, चिकना एवं गोल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये आपको चूज करना है। और नाउ क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन नंबर, सूती वस्त्र को फाड़ते समय आवाज आती है। वस्त्र विदीर्ण परीक्षण किया जाता है, जिसमें वस्त्र को फाड़ते हैं तो उसमें कितनी ताकत लगती है और उसकी आवाज़ कैसे निकलती है। इस आधार पर वस्त्र का परीक्षण किया जाता है कि वस्त्र कौन सा है। आपको पता नहीं चलेगा, तो इससे संबंधित आपको बेसिक नॉलेज है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपने घर में थोड़ा भी काम किया होगा तो आपको मालूम होगा। मैंने क्या पूछा है? सूती वस्त्र को फाड़ते समय आवाज आती है। पहला, तीखी एवं कर्कश। दूसरा, चर्र। तीसरा, तीक्ष्ण एवं कर्कश। चौथा, कोई आवाज ही नहीं आती है। प्रश्न समझिए। सूती वस्त्र को फाड़ते समय आवाज आती है। पहला, तीखी एवं कर्कश, दूसरा चर्र, तीसरा तीक्ष्ण एवं कर्कश, चौथा कोई आवाज नहीं आती है। कौन सा ऑप्शन सही है? यू हैव टू चूज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, कपास के रेशों पर क्षार का या सूती वस्त्रों पर क्षार का क्या प्रभाव पड़ता है, इससे संबंधित प्रश्न है। कपास के रेशों पर क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पहला ऑप्शन। दूसरा है रेशे चिकने हो जाते हैं। तीसरा ऑप्शन रेशे पतले हो जाते हैं। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। समझ गए? और नाउ क्वेश्चन नंबर 12, क्या अम्ल के द्वारा कपास तथा लिनन के रेशों में अंतर ज्ञात कर सकते हैं? प्रश्न क्या है? क्या अम्ल के द्वारा कपास तथा लिनन के रेशों में अंतर ज्ञात कर सकते हैं? पहला आंसर हाँ, दूसरा नहीं और तीसरा इनमें से कोई नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, 13वां क्वेश्चन आपका, रेशम तथा ऊन के रेशों में अम्ल के द्वारा अंतर ज्ञात कर सकते हैं? आंसर फिर से सुनो। रेशम तथा ऊन के रेशों में अम्ल के द्वारा अंतर ज्ञात कर सकते हैं? पहला ऑप्शन हाँ, दूसरा ऑप्शन नहीं और तीसरा ऑप्शन असंगत।
असंगत। और 14वां प्रश्न, उत्कृष्ट श्रेणी के ऊन में मेडुला का स्तर, उत्कृष्ट श्रेणी के ऊन में मेडुला का स्तर पाया जाता है। पहला ऑप्शन पाया जाता है, दूसरा नहीं पाया जाता है, तीसरा उपरोक्त दोनों ही, और चौथा इनमें से कोई नहीं। पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। और 15वां क्वेश्चन, निम्न श्रेणी के ऊन विभिन्न रंगों एवं उनके शेडों में रंगे जा सकते हैं। पहला ऑप्शन हाँ, दूसरा ऑप्शन नहीं, और तीसरा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आंसर कौन सा करेक्ट है? यू हैव टू गिव योर आंसर। नाउ माय फ्रेंड्स, आज पूछते हैं हमसे कि मैडम जी आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे आंसर नहीं मिलता। हमें कई लोग लिखते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमें देखने नहीं आता। कई लोग कहते हैं मैडम जी इसका आंसर बता दीजिए। तो चलो आपकी बात को मानते हुए बेटा, आपके पास समय भी कम है, आपको चलो नहीं आता है। टेक्निकली मैं भी बहुत स्ट्रांग नहीं हूँ, जितना आता है उतना ही आता है, जितना मैं करती हूँ उतना ही मुझे आता है, इससे ज़्यादा मुझे भी नहीं आता। ज़्यादा आता अगर मुझे टेक्निकली तो मैं आपको 100% मैं इससे ज़्यादा आपको बताती। आज जितना मुझे आता है, आज जितना मैं आपको दे पा रही हूँ, इससे कहीं मैं ज़्यादा देती। लेकिन बेटा मैं भी उस ज़माने की हूँ जो कागज़ और कलम से ही काम किया है। तो मुझे चॉक एंड टॉक आता है, कागज़ और कलम की बातें आती है। और आपकी तरह टेक्निकली आज जो बहुत लोग हैं टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हैं, मैं उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। ठीक है, तो चलिए आंसर बताती हूँ। पत्तों से कौन से रेशे प्राप्त किए जाते हैं? रेशों के वर्गीकरण में मैंने आपको बड़े प्यार से समझाया था कि इसका आंसर सी होगा। क्यों? या चौथा होगा कि पीना और सीसल ये दोनों के रेशे पत्तों से प्राप्त किए जाते हैं। कौन से? पीना और सीसल। पहला का उत्तर मिल गया पीना और सीसल। दूसरा, उनके रेशे होते हैं, क्या होते हैं? ताप के कुचालक। ऊन के रेशे होते हैं ताप के कुचालक। सुचालक मतलब क्या होता है? सुचालक मतलब होता है जो ताप को प्रवाहित करता है। जैसे आप देखो, आप बटन दबाते हो, है ना, तो आपका हाथ करंट में नहीं लगता है। मतलब जो बटन है आपका वो कुचालक पदार्थ का बना हुआ है। लेकिन नंगी तार को अगर आप छू देते हो तो क्या होता है? सुचालक हो जाता है। वस्त्र भी हमारा ताप का कुचालक होता है, सुचालक होता है। जो रेशे मानवकृत बने हैं, जैसे नायलॉन, डेक्रॉन, पॉलिस्टर, इन वस्त्रों का पहनो तो आप देखोगे कि खुजली मचने लगेगी। आपके हाथों में, कंधों पर, कांख में, इधर उधर का खुजली मचती, क्योंकि वो ताप के सुचालक नहीं होते हैं। तो वहाँ पर थर्मोस्टेटिक बन जाता है। क्या बन जाता है? थर्मोस्टेटिक चार्ज बन जाता है, और इसी कारण आपको खुजली मचती है, फोड़े फुंसियाँ होने लगती है। लेकिन ऊन का रेशा या आपका कपास का रेशा और प्राकृतिक रेशे लिनन, इनसे बने वस्त्र ताप के कुचालक होते हैं। मतलब ताप को ये संचालित नहीं करते हैं, ताप के कुचालक होते हैं। इसी कारण आप इनके वस्त्र पहनने में सुखद होते हैं, आरामदायक होते हैं। समझ गए बात को? अब समझ गए? अब मत कहना कि ताप का सुचालक क्या है, ताप का कुचालक किसको कहते हैं। ठीक इसी तरह से समझो, जैसा बटन दबाते हो आपको कोई नुकसान नहीं होता है और पंखा चलने लगता है या बिजली जलने लगती है या जो ट्यूबलाइट आप चलाते हो तो चलने लगती है। लेकिन अगर नंगे हाथ तारों से अगर आपका हाथ छू जाता है तो क्या होता है? करंट आ जाती है, आती है ना करंट, और आप परेशान हो जाते हो, झटके लगते हैं करंट के। इसी प्रकार से वस्त्रों में भी होता है, वस्त्रों में भी सेम प्रक्रिया हो रही है। तो इससे बचाव के लिए जो मैंने आपको बताया मानवकृत रेशे हैं, जिसमें खास करके नायलॉन, पॉलिस्टर, डेक्रॉन, इनमें ये ताप के सुचालक होते हैं, और जो प्राकृतिक रेशे हैं ताप के कुचालक होते हैं। याद हो गया? अच्छा, अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। हेम्प का रेशा प्राप्त किया जाता है। हेम्प का रेशा प्राप्त किया जाता है किससे? कैनेबिस सटाइवा से। आपको पहले भी बताया था, कैनेबिस सटाइवा से हेम्प के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर चौथा, पहला मानवकृत रेशा है। पहला मानवकृत रेशा कौन सा है? पहला मानवकृत रेशा है रेयॉन। बताया था, नाइट्रोसेलुलोज रेयन, एसीटेट रेयन, विस्कोस रेयन, है ना, पूरा डिटेल्स बताई थी। चलिए और आप क्वेश्चन नंबर 5वां में आ जाओ।
लिनन के रेशों को जलाने पर राख का रंग होता है। लिनन के रेशे अगर आप जलाते हो तो राख का रंग होता है भूरापन। धूसर होता है कपास का, अगर धूसर आएगा तो गलत, भूरापन लिए होता है। समझ गए बात को? काली और कुरकुरी किसकी होती है? रेयन की, सॉरी रेशम की होती है। काली होती है, कुरकुरी होती है। अब तीसरा ऑप्शन था पीलापन लिए नारंगी। राख का रंग पीलापन लिए नारंगी तो होता ही नहीं किसी चीज का, या तो धूसर होगा, भूरापन लिया होगा, काली होगा, हल्की काली होगा। राख का रंग वैसे ही होता है ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो। रेशम के रेशों को जलाने पर इससे पीले रंग की लौ निकलती है और इसकी राख होती है कैसी? काली, गोलाकार, दानेदार और कुरकुरी, पहला ऑप्शन। और इसको जब दबाते हो तो चिपट जाती है, चिपटी बन जाती है। तो ये किसका है प्रश्न का उत्तर? आपके रेशम का। समझ गए? अब देखते हैं सूती वस्त्रों पर स्याही का दाग। स्याही के दाग से परीक्षण हम करते हैं कि वस्त्र सूती का है या लिनन का है। ठीक है, तो सूती वस्त्रों पर स्याही का दाग डालते हैं, स्याही की एक बूंद डालते हैं तो देखते हैं कि बीच से ये गहरा हो जाता है और बाहर की तरफ ये हल्का रहता है। बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन नंबर 8वां। सबसे हल्का रेशा होता है जो पानी पर तैरता है। आप देखो, सूती कपड़ा भिगोते हो तो बाल्टी में भीग जाता है, पानी ऊपर आ जाता है, कपड़ा नीचे बैठ जाता है, वो आंसर नहीं है। रेयन में भी सेम कंडीशन, क्योंकि ये भी कागज से बनता है, रुई की पट्टियों से बनता है या लेंटर से बनता है, तो ये भी नहीं आंसर है। नायलॉन हल्का होता है लेकिन इतना हल्का नहीं होता है। और ओल्फिन सबसे ज्यादा हल्का रेशा है जो कि पानी पर तैरता है। पानी का विशिष्ट गुरुत्व या घनत्व जिसको बोलोगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो होता है 1 और ओल्फिन का होता है 0.92, मतलब 0.08। पानी से ये हल्का होता है, इसीलिए ये पानी पर तैरने लगता है। ओल्फिन ये अक्सर एग्जामिनेशन में आता है, आप ध्यान रखना। ओल्फिन कि सबसे हल्का रेशा होता है कौन सा? ओल्फिन। नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर है आपका, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर रेशम का रेशा दिखाई देता है कैसा? सीधा, चिकना, चमकदार और पारदर्शी छड़ के समान। समझ गए? कैसा दिखता है? सीधा, चिकना, चमकदार और पारदर्शी छड़ के समान। और आपको 9वां क्वेश्चन हो गया। 10वां का आंसर सुनो। सूती वस्त्र को फाड़ते समय आवाज आती है, आज ही घर जाके फाड़ो। सूती वस्त्र को जब फाड़ते तो चर्र की आवाज आती है और उसका जो रेशा होता है, आप देखोगे रेशा का फुज्जी, वो फुज्जीदार जगह जगह पर दिखाई देता है। और कई बार अगर सीधा नहीं रहता है ना तो टेढ़े मेढ़े से उसके रेशे दिखाई पड़ते हैं। तो कैसा आवाज आती है? चर्र की आवाज आती है। क्वेश्चन नंबर 11वां देखो। कपास के रेशों पर क्षार का प्रभाव क्या पड़ता है? प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है या नहीं पड़ता है? ये प्रश्न मैंने आपसे पूछा था। अगर क्षार का प्रभाव पड़ता तो साबुन से हम सूती वस्त्रों को नहीं धो पाते, धोते क्या? लेकिन हम साबुन से, सरफ से, निरमा से, जो कुछ भी मिलता है उससे हम धो लेते हैं, क्योंकि इस पर प्रत्यक्ष रूप से सूती वस्त्रों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बात समझ में आ गई आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12वां। क्या अम्ल के द्वारा कपास तथा लिनन के रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है? हाँ या नहीं? जी हाँ, ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि कपास तथा लिनन पर की गई परिसज्जा को अगर आप हटा दो और इनको सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के सांद्र घोल में डालो तो कपास का रेशा घुल जाएगा और लिनन का रेशा नहीं घुलेगा, बल्कि रेशा अप्रभावित रहेगा। लिनन का रेशा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि कपास का रेशा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल पर घुल जाएगा। समझ गए मैंने क्या कहा? अगर अम्ल के द्वारा कपास और लिनन के रेशों में अंतर ज्ञात करना चाहते हैं तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? पहले उसके ऊपर की जो परिसज्जा दी गई है उसको हम हटा देंगे। हटाने के बाद सल्फ्यूरिक अम्ल के सांद्र घोल में लिनन का रेशा को भी डालेंगे और सूती रेशा को भी डालेंगे
तो देखेंगे कि सूती का रेशा सांद्र घोल में घुल जाता है और लिनन का रेशा अप्रभावित रहता है, ज्यों का त्यों रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 13वां, रेशम तथा ऊन के रेशों में अम्ल के द्वारा अंतर ज्ञात कर सकते हैं, हाँ या नहीं? इसका भी आंसर होगा हाँ। क्यों? बताती हूँ रीजन। क्योंकि ठंडे तथा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम बोलते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में रेशम का धागा घुल जाता है, जबकि ऊनी का धागा घुलता नहीं है, बल्कि इसके धागे फूल जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14वां, उत्कृष्ट श्रेणी के ऊन में मेडुला का स्तर, जो श्रेष्ठ प्रकार का ऊन है उसमें मेडुला का स्तर पाया जाता है या नहीं पाया जाता है? यह प्रश्न पूछा था। इसमें नहीं पाया जाता है। जो उत्तम प्रकार का होगा उसमें, उत्कृष्ट प्रकार के ऊन में मेडुला का स्तर नहीं पाया जाएगा, क्योंकि इसमें वसा के कण होते हैं, और अगर इसमें पाया जाएगा तो उत्कृष्ट प्रकार का ऊन होगा ही नहीं। इसके बाहर सल्के होंगी और उसके बाद कॉर्टेक्स होगा और लास्ट भीतरी सतह होता है मेडुला। तो जो उत्कृष्ट प्रकार का ऊन होगा उसे मेडुला नहीं मिलता है। और क्वेश्चन नंबर लास्ट में बट नॉट लिस्ट 15वां, निम्न वर्ग या निम्न श्रेणी के ऊन विभिन्न रंगों और उनके शेडों में रंगे जा सकते हैं, हाँ या नहीं? आंसर क्या है? निम्न श्रेणी के ऊन विभिन्न रंगों में रंगे जा सकते हैं, विभिन्न शेड में रंगे जा सकते हैं, हाँ या नहीं? आंसर होगा नहीं, ऊपर से मिलता जुलता है, क्योंकि इसमें मेडुला रहता है। निम्न श्रेणी में मेडुला रहता है और उच्च श्रेणी वाले उनमें मेडुला नहीं रहता है। और मेडुला जब रहेगा तो उसमें वसा के कण होते हैं और ये रंग के प्रति बाधा उत्पन्न करते हैं। तो रंग के प्रति जब बाधा उत्पन्न करेंगे तो रंगे नहीं जा सकते हैं। आंसर समझ में आ गया? तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आपके एग्जामिनेशन के लिए आप तैयारी करते रहें और खूब अच्छा आपकी परीक्षा हो, ईश्वर से कामना है। थैंक यू।